हेलो जैन दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस पर एमजीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं जीएस का ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हो जाएगा जीएस का, जो किसके लिए है, एसएससी जीडी के लिए है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे जीडी के लिए। और इसमें थोड़ा सा ये भी एक कंट्रीब्यूशन रहेगा और बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, जिसमें जीएस पूछा जाता है, यानी कि सब में जीएस पूछा जाता है, तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा ये। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लेंगे, जिससे मिस करें उससे सबसे पहले दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। घंटी को जरूर बजा लीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। पहला प्रश्न क्या है भाई, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उस अर्थव्यवस्था, मतलब यह गैप है, उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। देखिए, आप 1 से 2 क्वेश्चन डेली देख रहे हैं, इकोनॉमी से मिल रहा है। तो ऑप्शन क्या क्या है भाई आपके पास? ऑप्शन है उद्योगपति, नागरिक, सरकार, न्यायपालिका। तो बीच की कड़ी कौन बनती है? गवर्नमेंट, सरकार बनती है ना। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को कौन? गवर्नमेंट ही करेगी, सीधी सी बात है। तो ये आपका आंसर इजीली सही कर पाएंगे आप। इसको मैं पढ़ता हूँ, आप आंसर देखिए अपना, है ना। कमेंट करिएगा कितने आपके सही हुए। डैश है, कहता है कि अगर हम किसी आगत के प्रयोग में वृद्धि करते हैं तब आय यानी आगत स्थिर हो, तो एक समय के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आगत, जैसे कि आगत की सीमांत उत्पाद में गिरावट आने लगेगी। इकोनॉमी से एक और क्वेश्चन। और एक्चुअली इकोनॉमी जो है कुछ कुछ जो है अपने हिसाब से एक तरीके से देखा जाए तो टफ होता है सब्जेक्ट, है ना। क्यों? क्योंकि कोई ज़्यादा इस पर ध्यान देता नहीं है, और कोई बात नहीं है। ऑप्शन क्या है? हासमान सीमांत उत्पाद नियम, परिवर्ती अनुपात नियम, अल्पकाल, दीर्घकाल। तो इसको डायरेक्टली आप याद रखेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? हासमान सीमांत उत्पाद, ठीक है ना। तो हासमान सीमांत उत्पाद कहता है कि अगर हम किसी आगत में प्रयोग में वृद्धि करते हैं तो तब जब आगत क्या होता है? स्थिर हो जाए, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ चीज़ें जो हैं अगर ऐसी हो पेपर में तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बेटर ऑप्शन रहेगा अगर चीज़ें दिमाग में ना आ रही हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है आप एलिमिनेट नहीं कर सकते थे। पहला आप मतलब आराम से आसानी से कर सकते थे बिना पता होने पर भी, और ये जो था थोड़ा सा ठीक था। हाँ, पहले चलते हैं नेक्स्ट। फिर से डैश है का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। किस मामले में? ये क्या कहना चाहता है? फिर से देखिए, डैश है तो ऑप्शन मौलिक क्षेत्राधिकार, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। तो मैं इसका आंसर करूं तो अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले के उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा यदि आप अपील करते हैं तो, है ना। समझ गए? तो पुनर्विचार करेगा अपीली क्षेत्राधिकार के तहत, ठीक है। रिट संबंधी तो सर्वोच्च न्यायालय आपको पता है 32 जो हमारा क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसके तहत रिट जारी करता है। और मौलिक अधिकारों का ये तो क्षेत्राधिकार है फिलहाल। अगर मौलिक अधिकार की बात करें जो 12 से 35 तक आपका है आर्टिकल में, अनुच्छेद में, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट आपकी जो है गार्जियन के रूप में काम करती है ना। तो भाग 3 में याद रखेंगे। और बाकी जो पिछले वीडियोस हैं उनको देखते रहें, क्योंकि उसमें जब भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो बात हम लोग ठीक ठाक कर लेते हैं, जितना आपके एग्जाम में क्वेश्चन और बन सकते हैं उन सभी पर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान, और हाँ प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे, जो भी जो प्रीवियस को जो आप सेट मॉक नहीं देखे हैं प्रैक्टिस सेट, तो उसको जाके आपका जीएस का प्रैक्टिस होगा, उसका प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेंगे। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 60 से 62 कर दी गई? हाँ, ये देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया है और आप सिंपल सोच रहे थे अच्छा 76वां संविधान संशोधन है, 78वां पूछेगा तो, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ लिया? ये पूछ लिया कि किस संविधान संशोधन के तहत जो न्यायाधीश हैं 60 से 62 एज उनकी बढ़ा दी गई। तो एक चीज़ है
जो उच्च न्यायालय होते हैं, है ना, उच्च न्यायालय में जो सुप्रीम कोर्ट के क्या होते हैं, क्या है, न्यायाधीश, हाँ, चीफ जस्टिस, आर्टिकल 217 के तहत उनका जो है प्रावधान है ना। तो अब 124 के तहत तो हम शुरू करते हैं ना, शुरू ही होता है जुडिशरी का, जो सॉरी क्या कहते हैं उसको, न्यायपालिका। तो फिलहाल उससे छोड़िए, ये तो आपका उच्च न्यायालय का है, लेकिन इसमें कह रहा है किस संशोधन के तहत 60 से उम्र 62 कर दी गई। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 15वां। ठीक है, 1963 में जोड़ा गया था, 1963 में, 1913 में 15वां संविधान संशोधन करके जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी उम्र बढ़ा, मतलब 2 वर्ष बढ़ा दी गई, 60 से 62 कर दी गई। ठीक, और उच्चतम न्यायालय के 65 होता है ना। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में डैश उगाने के लिए मजबूर करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन इसी में मैं पूछूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो इस समय वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन हैं और किस नंबर के हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें आप बताया भी तो करें कम से कम, है ना, ये लेटेस्ट है, करंट अफेयर के तहत तो क्वेश्चन पूछ लेगा। चलिए हम फिलहाल आते हैं वहाँ पे, वो क्वेश्चन याद रख लेंगे, 29 के समय पूछा गया था, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे नाम क्या है और किस नंबर के हैं, है ना। आपको ये भी पता चले इससे पहले कौन थे सबसे बेहतर, अभी बहुत सारे फैसले लिए, तो वो कौन किस नंबर के थे, क्वेश्चन पूछ लेगा कि राम मंदिर पे फैसला सुनाने वाले, हालांकि उनका वो आखिरी था, किस नंबर के थे, नाम क्या था, समझ रहे हैं। 370 वाला मसला, 3 तलाक, तो जो भी फैसले, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी याद रखेंगे, स्टैटिक से और करंट से रिलेट करके पूछ लेता है। फिलहाल मैं वहाँ पे बात नहीं करूँगा, वो आपको बताना है। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में क्या उगाने के लिए मजबूर किया जाने लगा था। ऑप्शन है जूट, चाय, गन्ना, चावल। तो क्या हो जाएगा, ये औपनिवेशिक समय की बात है। तो उस समय जो है वो लोग ज़बरदस्ती कहते थे, भाई साहब आप जो है चावल उगाइए। अभी तो यहाँ पे ऑप्शन तो एक्चुअली हम लोग सब लोग ढूंढ रहे थे, मैं भी ढूंढ रहा था, नील मिल जाए, अफीम मिल जाए, है नहीं। और तो फिलहाल ये तो बंगाल क्या, उस समय बिहार वाला पूरा क्षेत्र था, तो वहाँ, लेकिन यहाँ जो है बंगाल, पंजाब वाले क्षेत्र में, हरियाणा वाले क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में, तो यहाँ ये मद्रास है चूँकि। ठीक है, मद्रास में क्या है, वहाँ जो होगा वही तो चेन्नई वाले क्षेत्र में मद्रास में चावल ज़बरदस्ती उगाने के लिए कहा जाता था। और जहाँ जहाँ पे जिस तरीके का जो है फसलें हो पाती थी, वहाँ वहाँ वो लोग ज़बरदस्ती उगवा लेते थे, भाई ये तुम उगाओ, है ना। तो नील की खेती काफ़ी ज़्यादा जो है, आप चंपारण के नाम से सुने ही होंगे, 3 कठिया पद्धति, वो वाला माहौल था। तो उसी के तहत चावल को ज़रूरी था। ऐसे आप समझ भी रहेंगे, गन्ना चाय तो कोई मतलब नहीं बनता। जूट आमतौर पे आपके वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र में और सबसे ज़्यादा आपका इधर महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में होता है, जो जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। तो अपने यहाँ पे चावल ही आंसर कर पाते एलिमिनेट करके भी। तो याद रखेंगे। तो पंजाब, महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ पे जो बेहतर होते, जैसे पंजाब वगैरह में जो है कहते थे आप गेहूँ उगाओ, चावल उगाओ, है ना। उत्तर प्रदेश में गन्ना वगैरह, तो अपनी मर्जी से। बिहार वाले क्षेत्र में नील। दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग में 1980 से 1003 तक शासन किया। दिद्दा नाम से शासन किया था, बहुत ही जो है मतलब माहौल बेहतर है। आज वहाँ की स्थिति थोड़ी सी बहुत अच्छी हो गई है पहले से। तो मुझे बिल्कुल क्लियर है कि आप सही जवाब कर चुके हैं, कश्मीर। तो कश्मीर में दिद्दा नाम से जो है एक रानी हुआ करती थी, वो शासन करती थी, है ना। कश्मीर को बसाया किसने था, तो अशोक ने, ठीक ना। कश्मीर नहीं, एक्चुअली किस श्रीनगर कहते हैं, कश्मीर नहीं। कश्मीर के राजा, कश्मीर को बसाने का श्रेय आमतौर पे जाता है तो लोहार वंश के जो वंशज रहे उस समय, वो लोग कश्मीर को बसाते हैं। और एक्चुअली श्रीनगर की बात होती है तो अशोक, ठीक ना। तो दिद्दा जो है कश्मीर में शासन करती थी, ठीक। और अच्छा, इसका जो चर्चा मिलता है आमतौर पे, तो जो राजतरंगिणी थी, राजतरंगिणी,
किसकी रचना है? तरंगिणी, समझ लीजिए, सुनतुलिये हैं। राजतरंगी किसकी रचना थी? कल्लड़ की। तो कल्लड़ में कश्मीर के बारे में भी इतिहास जब बताया जाता है तो उसमें बताया गया कि दिद्दा नाम की जो महारानी थी शासन करती थी। चलिए बहुत बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती थी? सॉरी, लगी हुई हैं, वर्तमान में पूछा है तो मैपिंग से है। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं? अब उत्तर और पश्चिम देखिए, ये आपका मैप आप बना लेंगे, आप चाहे तो इस टाइप का, जैसे रहा तो बनाना शुरू करूँगा तो बड़ा हो जाएगा, छोटा बना सकते हैं आप, है ना, जैसा भी आप बना पाएँ। तो फिलहाल आप जो है पूरब पश्चिम, क्या है यार, पूरब उत्तर, इधर पश्चिम और ये दक्षिण, ठीक। तो इसमें क्या है, बोल क्या रहा है, उत्तर और पश्चिम वाले क्षेत्र में। तो उत्तर और पश्चिम वाले क्षेत्र में यहाँ कौन कंधे पे कौन बैठा है? सीधी सी बात है यार, पाकिस्तान, है ना। श्रीलंका जो है, आप जानते हैं श्रीलंका जो है हमारा जो इस जलीय पड़ोसी देश है, मालदीव है। टोटल 9 देशों में से मालदीव और श्रीलंका, ये दोनों जो हैं क्या हैं, जलीय पड़ोसी देश हैं। बाकी 7 जो है स्थलीय हैं, जिसमें से यहाँ पे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान की सबसे छोटी सीमा लगती है यहाँ पे, है ना, 700, अरे 106 किलोमीटर के आसपास यहाँ अफगानिस्तान की सीमा लगती है। उसके बाद चाइना चारों तरफ से इधर से फैला हुआ है, वहाँ भी लगता है, इस क्षेत्र में भी लगता है। ऐसा मान के चल रहा हूँ कि यहाँ भारत का नक्शा है, ठीक है ना, बना नहीं रहा हूँ। तो चाइना है, फिर नेपाल है, जानते ही आप, उसके बाद यहाँ भूटान है, भूटान के बाद ये वाला क्षेत्र म्यांमार का, यहाँ बांग्लादेश होता है ना। तो ऐसे 7 वो और 2 जली, टोटल 9 हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा कितने, तो अगर ऑप्शन में 9 हो, अगर जली या थली इस अलग तरीके से बोले तो उस तरीके से आप आंसर करेंगे। तो आंसर क्या हो गया, सभी लोग सही आंसर कर चुके हैं, है ना। तो ये पूछ लेता है, बांग्लादेश से क्वेश्चन क्या बनता है कि वह कौन सा भारत का राज्य है जो बांग्लादेश, जिसको बांग्लादेश ने 3 तरफ से घेरा हुआ है। तो जब इंडिया का मैप बनाएंगे तो कुछ इस टाइप का उभरा हुआ आपका त्रिपुरा है, त्रिपुरा को जो है बांग्लादेश ऐसे घेरा हुआ है, ठीक, 3 तरफ से, ये याद रखेंगे आप। सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या आमतौर पे हम कहते हैं? सतलज वो पंजाब वाली जो है नदी, सतलज और काली नदी जो है, एक्चुअली काली नदी जो है ये शारदा नदी, हम लोग लगभग उसी के पड़ोस में रहते हैं। तो शारदा नदी जो बंगाल में नेपाल में काली नदी के नाम से जानी जाती है, और सतलज, इन दोनों के बीच की जो स्थिति है, जो लैंड है, ज़मीन है, हिमालय से रिलेट करते हुए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, या हम उस हिमालय को क्या कहते हैं? चलिए, तो नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो कुमाऊं हिमालय इसको हम लोग कहते हैं, पंजाब हिमालय नहीं, है ना। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा असमर्थ हूँ, नहीं तो अभी मैप बना के आपको दिखाता। तो कहाँ से कहाँ के बीच में, ये समझिए कि जहाँ से हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र से लेकर के पूरा उत्तराखंड वाला क्षेत्र पूरा, फिर उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, शुरुआती भाग, तो ये सब कुमाऊं हिमालय हैं। जानते हैं कुमाऊं हिमालय नाम है, ऐसे शिवालिक में ही आते हैं ये सब, है ना, शिवालिक श्रेणी में ही। तो करेक्ट आंसर कुमाऊं हिमालय हो जाएगा। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं? तो वही रे, बात तो कर लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलू, टमाटर और बैंगन 3 विभिन्न वर्ग यानी स्पीसीज हैं, परंतु वे किस वंश या जीन्स के अंतर्गत आते हैं, यानी वो किस वंश के से संबंध रखते हैं। तो पहला देखिए ध्यान से, आलू, टमाटर और बैंगन, कहाँ गया यार बैंगन, हाँ ये है। तो ये 3 वर्ग हैं, स्पीसीज 3 है, परंतु ये एक ही वंश के अंतर्गत आते हैं। तो सोलेनम, पेंथेरा, फेलिस और टिग्रिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होएगा सोलेनम होता है, 34 का आपका ये हो जाएगा सोलेनम। तो आपका आलू, अच्छा आलू जो है नाम से ही इसमें जब इनका जो वैज्ञानिक नाम एक्चुअली थोड़ा सा होता है, लेकिन सोलेमन से शुरू होता है। आलू का तो ट्यूबेरोसम होता है, लेकिन सोलेमन ट्यूबेरोसम होता है ना। और लाइकोपिन पाया जाता है टमाटर में, तो लाइकोपर्सियम, सोलेमन लाइकोपर्सियम, ठीक, इसी प्रकार से आप आगे। तो सोलेमन लगा है, इसलिए करेक्ट आंसर यही होता है। इनका जो वैज्ञानिक या रासायनिक नाम आप कहेंगे तब। सबसे पहले बनने वाला प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं?
पहला जाइलम तत्व। जाइलम क्या होता है? पौधों की जड़ों से पत्तियों तक खनिज। जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, अभी आंसर, चलिए पहले आंसर कर ले फिर बात करते हैं। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन मेटाजाइलम, प्रोटाजाइलम, जाइलम तंतु, जाइलम पेरानकाइमा। ठीक है, तो देखिए इसका जो स्टार्टिंग फेज होता है तो वो प्रोटोजाइलम होता है। ठीक है, प्रोटोजाइलम इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा प्रोटोजाइलम। लेकिन हम बात करते हैं एक्चुअली पेड़ का जो कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए ये पेड़ है ना, इस टाइप से ये जड़ें हैं, ये मिट्टी है, जड़ें हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, पत्तों के पास जो है क्या लेके आना है? खनिज, लवण, जल। तो ये तनों के माध्यम से जाइलम से होते हुए यहाँ आता है ना, ऊपर की ओर। तो यही होता है जाइलम का काम। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जाइलम का काम क्या है? खनिज, लवण और जल पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35 के बाद 36, थोड़ा सा पढ़ता हूँ ध्यान से। नेरिस फेरिटिमा यानी केचुआ तथा हेरुडेनिया जिसे रक्त चूसक जोंक कहते हैं, किस संघ के उदाहरण हैं? और थोड़ा सा आपको दिख नहीं पा रहा होगा लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए। नेरिस फेरिटिमा जो केचुआ होता है उसका रसायन वैज्ञानिक नाम था। और उसके बाद हेरुडेनिया रक्त चूसक जोंक जो होती है, जोंक है ना, पानी में पाई जाती हैं, वो किस संघ से संबंध रखते हैं? तो सिलेंट्रेटा, एलेकमिन्थीज एंड एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। तो केचुआ से ही आप डायरेक्ट आंसर कर पाएंगे। केचुआ से ही क्या है? जोंक। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? जी बिल्कुल सही सुने हैं, एनेलिडा। संघ एनेलिडा से संबंध रखते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, एनेलिडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में काकरोच वगैरह सब पाए जाते हैं, सरीसृप से संबंधित। एनेलिडा है। अच्छा सबसे पहले पूछ लिया जाता है किस संघ के जंतु आए थे? तो प्रोटोजोआ के। पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहले जो है जंतुओं का प्रादुर्भाव हुआ तो प्रोटोजोआ संघ है जिसमें एक कोश की जीव पाए जाते हैं। उसमें सबसे पहला था अमीबा। अमीबा का कोई भी चित्र बना लीजिए सब सही होता है। कैसा भी उसको बना लीजिए अमीबा बन जाता है। उसमें एक केंद्रक दिखा दीजिए कि हाँ एक केंद्रक है, कैसा भी होता है वो। तो अमीबा सबसे पहला जीव है जो समुद्री जीव है, पहला ही है वो। ठीक है, तो प्रोटोजोआ के संघ के। एनेलिडा समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। आर्थ्रोपोडा हम गड़बड़ नहीं करेंगे। मानव में ध्वनि द्वारा उत्पन्न होती है। अच्छा, मानव में जो ध्वनि सॉरी मानव में जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो किस कारण से साउंड प्रोड्यूस हो पा रहा है? और साउंड के बाद हमारी जीभ क्या करती है? उसको शब्दों में कन्वर्ट करती है ना, कि क्या बोलना है, ह छ जो भी चीज़ें होती हैं। जब हिंदी पढ़ रहे होंगे तो आप जानते होंगे, है नहीं, वर्णमाला पढ़ते समय। फिलहाल इसका क्या आंसर होगा? घुटकी जो हिलती है। कंठ, मज्जा से कोई मतलब नहीं है। अरे मुझे अभी पहले आप बताइए, कंठस्थ। तो क्या आंसर हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या होएगा? पहले तो इसका करेक्ट आंसर होएगा कंठ, है ना। कंठ से ही आवाज़ हमारी बनती है, जो ये दिखता है। ठीक है, कुछ कुछ पुरुषों में ऊंचा होता है। क्लियर? तो ध्वनि कहाँ से बनती है? कंठ से। मज्जा आप जानते हैं, अस्थि मज्जा, बोन मेरो। तो अस्थि मज्जा में क्या होता है? आरबीसी और डब्ल्यूसी दोनों का निर्माण होता है, ये याद रखेंगे। किसमें? जो हड्डियों के बीच में जो सफ़ेद सफ़ेद सी मज्जा होती है, उसमें खून का निर्माण होता है, उसी से। आरबीसी एंड डब्ल्यूसी दोनों का। क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको। पुरुषों में हो गया भाई, अच्छा उसी से है थोड़ा सा। पुरुषों में वाक तंतु लगभग कितने लंबे होते हैं? तो 10 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर, 40। भाई ये तो आपको लग रहा होगा कि हाँ क्या क्वेश्चन है, तो इसको अगर देखेंगे तो आपको क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें ऑप्शन के हिसाब से तो भाई 20 ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 17 से 25 के आसपास जो है विस्तार होता है पुरुषों में, समझ रहे ना। मिलीमीटर में वाक तंतु, ये जो जहाँ से हम लोग बोलते हैं वहाँ से जो उसमें तंतु हैं वो। ठीक है, और जबकि महिलाओं में वाक तंतुएँ कम होती हैं, लगभग 10 से 12, 15 के बीच में, 10 से 15 के बीच में आपकी जो है महिलाओं का वाक तंतु होता है। लेकिन एक चीज़, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा यहाँ, तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन
ये पूछ लिया जाता है कि बच्चों में या महिलाओं में की आवाज़ इतनी तीखी या दूर तक क्यों जाती है ना। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो उसमें पिच होता है ना, पिच आयाम, वो जो है बड़े होते हैं, ये याद रखेंगे। फ्रीक्वेंसी एक्चुअली हाई हाई होती है ना। तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे। पुरुषों की थोड़ी सी धमकदार आवाज़ होती है और दूर तक नहीं जाती है। अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो अर्जेंटीना की राजधानी ऐसे इजीली बता पाएंगे तो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन देख लीजिए, ब्यूनोस आयर्स, बहरीन, ब्रुसेल्स, बोत्सवाना। तो क्या हो गया करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही है, ब्यूनोस आयर्स, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की बात करें तो ये आपका किस में पड़ता है? अर्जेंटीना किस महाद्वीप में आपका पड़ता है? देखिए, एक चीज़ यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक मिनट, पहले अब इसको हम लोग महाद्वीप की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अर्जेंटीना की बात कर लें तो सबसे पहले ये आपके दक्षिणी क्या होता है यार, हाँ, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ने वाला देश है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है पूछ लिया जाता है कि जो धरती का फेफड़ा है वो किस महाद्वीप में है ना, समझ रहे हैं? और यह आपका ये पूछ लेगा कि एक्चुअली देखिए, अर्जेंटीना आपका और दक्षिण अफ्रीका वाले पूरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है अर्जेंटीना में पड़ता है। और ऐसा वन जो सबसे ज़्यादा, यानी कि पूरे मतलब हम पूरे पृथ्वी की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन वहाँ होता है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। उस जंगल का नाम बताएंगे जो विश्व के हृदय के रूप में जाना जाता है ना, फेफड़े के रूप में जाना था, हृदय नहीं, फेफड़े के रूप में, ठीक है। और फिलहाल अर्जेंटीना का हो गया। और एक चीज़ ये पूछ लिया जाता है कि सबसे दक्षिणी बिंदु जो होता है किस देश का है एक्चुअली। देखिए, अगर आप अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़ देते हैं तो जो अर्जेंटीना है, देखिए चिली जो है ना, चिली ऐसे किनारे किनारे जाती है, अगर आप मैप देखते हो। और अर्जेंटीना जो है इस टाइप से होता है, यहाँ से ही फैला होता है। सॉरी, क्या हो रहा है, एक मिनट। और कुछ लोग इस डाउट में होते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया नीचे नहीं है, अर्जेंटीना वाला ही हिस्सा है ना। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ब्राज़ील के बाद वो दूसरा सबसे बड़ा देश है एक्चुअली, इस टाइप का होता है। तो ये लास्ट में इसका आता है, इतना फैला हुआ है ये अर्जेंटीना, ठीक। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। पता नहीं क्या क्या भूल रहा तो चलिए, अच्छा आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों का आंसर आप करेंगे। वह कौन सा वन है, जंगल है जिसे विश्व का फेफड़ा कहा जाता है? और देखिए, उसी के नाम पे क्या है, जंगल के नाम से नदी भी है। कंफ्यूज मत होइए, इजी है, सबको पता है। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं जान चाहता हूँ। अभी आग भी लगाता हूँ वहाँ पे, बहुत मुश्किल होने लगी थी आग बुझाने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और के विलयन होते हैं किसके? जो विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव जो होते हैं ना, वो अम्ल, क्षार और किससे मिलकर बने होते हैं? तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन है कॉपर, एल्यूमिनियम, लवण, लोहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमें क्या चाहिए? देखिए, अम्ल, क्षार ये तो हैं, लेकिन जो हमारा NaCl है, अगर वो ही ना हो तो हम कैसे काम चला पाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। तो जो क्या करेंगे लोग, विद्युत धारा प्रवाहित शुरू हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लवण, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। जली विलयन में नमक, ऐसे पूछ लिया जाता है, ऐसे सॉल्ट को आप अभिक्रिया कराएंगे नहीं होगा। लेकिन जब जली विलयन बनाते हैं तो Na अलग हो जाता है, Na पॉजिटिव चार्ज दिखाना शुरू कर देता है और Cl नेगेटिव चार्ज। और एक चीज़ ये भी पूछ लेता है कि अम्ल और क्षार को अभिक्रिया कराया जाता है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, हमें क्या प्राप्त होता है? तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है भाई? लवण और जल, NaCl बन जाता है और H2O बनता है, हमेशा इतना मिलेगा आपको।
ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही केमिस्ट्री से ठीक ठाक नॉर्मल है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछ लेगा हाइड्रोजन को जलाने पे क्या मिलता है, तो आप क्या बोल देंगे, आप लोग जानते भी हैं, तो H2O, ठीक है। हाइड्रोजन को जलाइए, ऑक्सीजन की बिना उपस्थिति का जलेगा नहीं, तो जल बन जाएगा, सीधी सी बात है। दूधिया मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक पाया जाता है? दूधिया मैग्नीशियम जो होता है उसमें कौन सा क्षार, ऐसा कौन सा होता है जो क्षार, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। फार्मूला अगर मैं बताऊं तो अभी MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस। तो फिलहाल इसका आपको आंसर करना है, नाम दिया है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। अब तो इससे क्लियर भी हो गया होगा आपको, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। ऑप्शन बड़ा सिंपल दिया था, इसका मतलब देखिए मैं पहले लिख दिया, तो Mg मतलब क्या है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम है तो बस खत्म, ऑक्साइड था तो क्या था, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक। तो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड है, ठीक है, और कुछ करना ही नहीं था, आंसर हो गया था। यह प्रक्रिया है जिसमें वन को फिर से लगाया जाता है जो पहले कभी मौजूद था और बाद में उसे नष्ट कर दिया गया, तो उससे हम क्या कहते हैं, वनों की कटाई कहते हैं। ये तो नॉनसेंस वाली बात हो जाएगी। पुनर्निर्वीकरण, ग्रीन हाउस, झूम खेती, तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर कर चुके हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। पुनर्विकरण है, पुनर्वनीकरण, ठीक है। झूम खेती आप लोग जानते हैं, जहाँ पे जैसे हमारे पूर्वोत्तर भारत में, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वाले क्षेत्रों में झूम खेती खूब होती है। नागालैंड वाले क्षेत्र में, नागालैंड है, नागालैंड में एक्चुअली ज़्यादा होती है। होता क्या है कि पहले जंगल काट दिया जाता है, फिर वहाँ पे खेती की जाती है, और जब वहाँ की उर्वरता खत्म हो जाती है तो फिर दूसरी जगह खेती की जाती है, वहाँ छोड़ दिया जाता है। तो ये है झूम खेती, यानी दूसरी जगह पे खेती करना जाके, जब तक वो उर्वर है वहाँ पे खेती होगी, नहीं तो काम खत्म, ठीक। आगे, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे हम क्या कहते हैं? अब यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। पहले इसका आंसर बताइए। आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब। जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पे नहीं उसको प्राप्त कर पाएंगे, फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? जो आभासी हो वही प्राप्त नहीं होता है। वास्तविक और उल्टा होगा, कोई बात नहीं, वो प्राप्त हो जाएगा, है ना। जो आभासी होता है वो प्राप्त नहीं होता है, तो हम आभास के रूप में, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर 43 का है। क्वेश्चन जो है ठीक ठाक है ना। और आपके दर्पण से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, है ना, और लेंस से भी इसी से रिलेट करके। अवतल जैसे मान लीजिए क्या है, इससे सभी लोग जानते हैं, 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं, एक्चुअली हाई मुझे लगता है 8th से ही है। उत्तल लेंस या दर्पण आप उसको बनाएंगे तो एक तरफ कलई कर दीजिए, ये उत्तल हो गया, ऐसे अवतल हो जाता है ना। तो अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो ये क्या करता है एक्चुअली, जो अवतल होता है, अवतल लेंस क्या करता है, और किरणों को क्या करता है, इकट्ठा करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। एक मिनट, सॉरी, अभिसारी लेंस तो ये है, ये एक्चुअली जो किरणें आती हैं उसको फैलाता है। तो मैं इस इधर ही बना रहा हूँ, या इधर मैं बना दूँ, इधर से किरणें जा रही हैं तो इसको ये इकट्ठा कर देता है, या ऐसे किरणें आ रही हैं तो इकट्ठा कर देता है, और क्या करता है, फैलाता है। अभिसारी लेंस फिर से समझिए, अभिसारी लेंस को किसे कहते हैं, उत्तल को, और अपसारी अवतल को, ठीक। क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं इनसे कि निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में कौन सा लगाया जाता है। देखिए, जब दूर की वस्तु देखनी हो, मजबूरी जब दूर की देखने की हो, तो आप क्या करेंगे, अवतल का इस्तेमाल करते हैं। यानी दूर का देखना है, इसका मतलब आपको निकट दृष्टि दोष है, सीधी सी बात है, अपोजिट होता है, तो अवतल लगाते हैं। और उत्तल में क्या होता है, जब आपको नज़दीक की वस्तु देखना हो, और निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु अनंत। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निकट दृष्टि दोष, हाँ, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती हैं, तो उसमें हम अवतल लगाते हैं। और दूर दृष्टि दोष में दूर की तो दिखती हैं लेकिन निकट की नहीं दिखती हैं, किताबें नहीं पढ़ पाते लोग, तो उसमें लगाते हैं उत्तल, ठीक है। उत्तल जैसे भी याद करना चाहें आप, लगेगा कि आपको, देखिए, अवतल अवतल बोलने का मतलब ऐसा लग रहा है कि यार कुछ दूर से बोला जा रहा है, अवतल और उत्तल मतलब ऐसा लग रहा है पड़ोसी को बुला रहे हैं, है ना, एक ऐसे बस आपके दिमाग में बस उत्तल। तो उत्तल आप कह सकते हैं कि इसमें मात्र आधे को ना जोड़ें तो आप तब भी 3.5 कहेंगे। उत्तल में क्या होता है, 3.5 ही अक्षर हैं, इसमें क्या है, 4 है, तो कम कौन है, उत्तल। तो आप कहेंगे जो कम नज़दीक वाले को देखना होगा तो उत्तल लगाएंगे, नज़दीक को देखना इसका मतलब हमें दूरदृष्टि दोष है कि नहीं, और अवतल लगाना हो तो इसका मतलब
निकट दृष्टि दोष है यानी दूर का वस्तु देखना है। अपोजिट होता है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे बार बार, चलिए कंफ्यूज हो रहे हैं तो छोड़िए। और ये पूछ लेता है नाई, जो नाई होता है वो कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करता है, तो वो अवतल का इस्तेमाल करता है, समतल नहीं समझेंगे, अवतल, ठीक है ना। जो नाई वो चलाता है, डॉक्टर उत्तल, ठीक। और गाड़ियों में जो लगाया जाता है, जो वाहन होते हैं उसमें उत्तल, क्लियर, क्योंकि आभासी वस्तु से छोटा और कैसा होता है, वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा, ठीक है। सोडियम की खोज किसने की थी, ये भी क्वेश्चन देखिए बढ़िया पूछ लिया केमिस्ट्री से यार, दो तीन पूछ लिया, क्या मतलब बड़ा मन लगा रखा है केमिस्ट्री से। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए आप ध्यान से देखें तो हम्फ्री डेवी, विलियम हेनरी, फॉक्स जिसे हम कहते हैं, जेजे थॉमसन, कॉल्विन्स, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सोडियम की खोज की थी हम्फ्री डेवी ने, Na, है ना। सोडियम को आप नॉर्मली और सामान्य ताप पर, सामान्य कमरे के ताप पर आप चाकू से काट सकते हैं। तो एक ऐसा वो क्या है, धातु है। बाकी एक ऐसा धातु है जो जिसे हम पारा कहते हैं, इसका एटॉमिक नंबर भी पूछ लेता है। तो ये द्रवित अवस्था में होता है। ऐसे देखिए अधातुओं में ब्रोमीन होता है, 35 नंबर उसका होता है ना। अधातुओं में जो ब्रोमीन होता है वो भी क्या द्रवित अवस्था में है, और धातुओं में पारा। और सोडियम का है, चाकू से आप काट सकते हैं सामान्य ताप पर, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, इसके बाद ये सब शुरू होते हैं। तो हम्फ्री डेवी ने खोज की थी, थॉमसन वगैरह तो जानते हैं, ठीक है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बाकी इलेक्ट्रॉन वगैरह तो जानते हैं। काल्विन जो है एक्चुअली इंजन से जो चलता है, यानी हम कहें तो काल्विन जो है डीजल इंजन, या एक्चुअली डीजल इंजन की खोज से तो डीजल नहीं की थी नाम से, लेकिन काल्विन जो है इंजन से चलने वाली कार वगैरह बनाए थे, इलेक्ट्रॉन वाले भाई साहब हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। निम्न में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था, काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। जीएसटी सबसे पहले किसने शुरू किया था, किस देश ने, सभी लोग जानते हैं, सबका करेक्ट आंसर लग गया तो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा, फ्रांस, वेरी गुड, है ना। जीएसटी सबसे पहले शुरू किसने की थी, फ्रांस ने। और हमारे यहाँ भारत में क्या है, 1 जुलाई 2017 को शुरू किया गया था। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे बस आसपास में ही, स्टैटिक थोड़े से इधर उधर। 1 जुलाई 2017 को, और 101वां संविधान संशोधन था। और ये क्या है, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी, ठीक है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। दिल्ली का जामा मस्जिद किस सदी में बनाया गया, लो सदी पूछ लिया, तो आपको टाइम ड्यूरेशन पता होना चाहिए, है ना। तो शाहजहाँ जिस टाइम ड्यूरेशन में था, सीधी सी बात, तो उसी समय बनेगा, है नहीं। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 17वीं शताब्दी, क्योंकि 1600 के आसपास से था, है ना। 1500 से 1600 तक, तो 1605 तक तो खुद ही आ गया था, 56 से 1605 अकबर, ठीक है। 1556 पहले, 56 से 1605 तक। अब ये क्या है, 17वीं शताब्दी चल रही है। फिर उसका लड़का आएगा अकबर का, फिर उसके बाद उसका लड़का, जो शुरू होता है क्या नाम था उसका, हुमायूं तो अच्छा एक मिनट, बाबर, सबसे पहले बाबर के बाद उसका लड़का हुमायूं था। हुमायूं के बाद कौन सा हो जाएगा, अकबर के बाद जहांगीर को से क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि देखिए संस्थापक तो बाबर ही सभी लोग जानते हैं, 1526 से ही। और उसके बाद जो है अकबर के बाद उसका लड़का जहांगीर को जो है चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया। फिर शाहजहाँ को जो है वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा गया के टाइम काल को। और उसके बाद आता है औरंगजेब, तो उसने जो है मटिया मेट कर दी, ठीक। चलिए उतना ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसमें, आंसर तो 17वीं हो गया था, ऐसे सिंपली है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल एक उदाहरण है, किस चीज़ का, असंपर्क बल, पेशीय बल, संपर्क बल, स्थिर वैद्युत बल। तो चुंबक कौन सा बल लगाता है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सीधी सी बात है, असंपर्क बल लगाता है। ऐसा चिपक के थोड़ी चुंबक दूर से खींचता है ना, तो वो असंपर्क बल है। पेशी बल मतलब आप कुछ काम कर रहे हैं, तो हम लोग पेशियों से जिसमें
बल फोर्स लगाते हों तो पेशी बल। संपर्क बल मतलब जिसमें वस्तुएं आपस में तो चिपकी हों फिर कोई बल लगाया जाए, फोर्स लगाया जाए, तो ये होता है संपर्क बल। स्थिर वैद्युत बल तो है नहीं कोई मतलब। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं। उपन्यास गिलिड के लेखक डॉन विंसो हैं, थोड़ा सा देखिए टफ टाइप का ही कहेंगे आप। उपन्यास वुल्फ हॉल के लेखक स्टीफन डॉबिन्स हैं। उपन्यास टू किल अ मॉकिंग बर्ड के लेखक हार्पर ली हैं। कौन सा आंसर हो जाएगा भाई साहब, तो उसमें ये बोला है कौन सा सही है, तो देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पहला और दूसरा, यानी उपन्यास गिलिड के लेखक डॉन विंसनो हैं, उपन्यास वुल्फ हॉल के लेखक स्टीफन डॉबिन्स हैं। ठीक, तो करेक्ट आंसर इसका पहला ही रहेगा। 1913 से 14 में हुए ताना भगत, ताना भगत काफ़ी जो प्यारा सा क्वेश्चन है। ताना भगत आंदोलन ही आंदोलन चल रहे थे, तो 1913-14 में ताना भगत आंदोलन हुआ, तो उसमें जो है कौन मुखिया था कुल मिला के, जयपाल सिंह, सुखदेव सिंह, जतरा भगत, महिपाल जगत राणा। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जी बिल्कुल सही, जतरा भगत। तो वही ताना भगत, भगत से भगत याद रखेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो संस्कृति ये कौन सी बात, संस्कृत हो, चलिए वो गड़बड़ी से लग रहा है लिख दिया है। संथाली, कश्मीरी, ये सारे बोडो, संथाली ना, ये सब आपके 8वीं अनुसूची में तो अवेलेबल हैं, है ना, लेकिन फारसी नहीं है भाई, तो ऐसे आंसर हो गया। ठीक है, तो ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थोड़ी सा अगर आपको कुछ राय देना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जो भी आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो उसका आंसर आप ज़रूर करेंगे। जो जंगल या कुछ आगे वाली चीज़ें पूछी गई थी, है ना, उसका आंसर करें, और कितना आपका सही हुआ ये आंसर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।